हेलो गाइस, वेलकम टू करंटनॉमिक्स। मैं हूं अभिषेक जैन। एंड सबसे पहले तो आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों की इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतना सारा लव एंड इतना सारा सपोर्ट जो मेरे जन्मदिन पर मुझे मिला, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। मैं गारंटी देता हूँ आप सब लोगों को एग्ज़ाम ओरिएंटेड हर इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज़ का ये पार्ट, जहां पर हम जून 14 से लेकर जून 20 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का हम अध्ययन करेंगे। आप लोग हमें यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जीएसटी काउंसिल। ये क्वेश्चन हमने क्यों पूछा है, क्योंकि अभी हाल ही में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग संपन्न हुई है और वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं, इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में है, तो आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका, इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 279B। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट मेक्स रिकमेंडेशंस टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू जीएसटी। ये किसको अपनी अनुशंसाएं देती है? आपकी जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, उनको आपके जीएसटी से रिलेटेड जो मुद्दों पर अनुशंसा देती है। थर्ड, द जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। एंड लास्ट वन इज द रिसेंटली द 40th गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल मीटिंग वॉज हेल्ड। अभी हाल ही में 40वीं जीएसटी की मीटिंग संपन्न हुई है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। तो अब देखो, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। देखो, यहाँ पर आप देखोगे जीएसटी काउंसिल, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज़ ए जॉइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। ये किसका जॉइंट फोरम है? यहाँ पर सेंटर का भी रिप्रेजेंटेशन होता है और स्टेट्स का भी रिप्रेजेंटेशन होता है। साथ में आप देखोगे इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लिखा हुआ है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अध्यक्षता तो किसके द्वारा होगी? केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा। और मेंबर्स कौन होंगे? जो भी आपके राज्यों से नॉमिनेट किए जाएंगे। आप पढ़ सकते हो, विल हैव मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द स्टेट्स एंड यूटीज एज मेंबर्स। तो जनरली तो क्या होता है, जो भी राज्य का आपका वित्त मंत्री होता है वो इसका मेंबर बनता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। राज्य का मुख्यमंत्री किसी अन्य मंत्री को भी इसका मेंबर नियुक्त कर सकता है। तो हर राज्यों का मेंबर होगा और इसकी अध्यक्षता यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा होगी। तीसरी आप देखोगे, जो आपकी काउंसिल है काफ़ी सारे वर्क यहाँ पर करती है। स्पेशली आप देखोगे जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड मैटर्स होते हैं उनके लिए आपकी जीएसटी काउंसिल यहाँ पर वर्क करती है। सबसे इंपॉर्टेंट आप फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट देखोगे, इसमें सेंटर का रिप्रेजेंटेशन कितना है? 1/3 रिप्रेजेंटेशन। आप क्या बोलोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव अ वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट। अगर वोट्स के मामले में वेटेज हम देखा जाए तो 33% वेटेज तो किसका है? आपका 33% वेटेज तो होगा आपका सेंटर का, और जो बचा जो 66% के आसपास वेटेज होगा वो किसका होगा? आपका वो होगा आपका राज्यों का। लेकिन यहाँ पर किसी भी चीज़ को पास करवाने के लिए मिनिमम कितना चाहिए होगा? 75%। ध्यान रखना, तो अकेला न तो सेंटर पास करवा पाएगा न अकेला स्टेट पास करवा पाएगा। जब दोनों एक साथ मिलकर वर्क करेंगे तभी इसमें काम हो पाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपकी जीएसटी काउंसिल में जो वोटिंग शेयर होता है 33% तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 66% होता है सारे राज्यों को मिलाकर के। जबकि इसमें कोई सा भी डिसीजन पास करवाने के लिए आपको क्या चाहिए? 3/4 मेजोरिटी चाहिए, मतलब 75% वोट्स चाहिए। तो अकेला न तो राज्य पास करवा पाएगा न अकेला केंद्र पास करवा पाएगा। साथ में आप देखोगे जो अभी यहाँ पर मीटिंग हुई थी उसमें कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए। आप फटाफट यहाँ से देख सकते हो। पहला डिसीजन तो क्या था? जो भी लेट जीएसटी की रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो अगस्त 2017 से जनवरी 2020 तक जिन्होंने जीएसटी दाखिल नहीं किया है, उस पर लगने वाली फीस को यहाँ पर या तो मिनिमाइज किया गया है या माफ़ की गई है। आप देख सकते हो जिन पर टैक्स बकाया है और रिटर्न फाइल नहीं किया है उनको मात्र 500 रुपये एक्स्ट्रा फीस यहाँ पर देनी पड़ेगी। साथ में आप देख सकते हो 5 करोड़ रुपए से जो कम कारोबारी है उनके लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 के जीएसटी रिटर्न पर जो फीस लगती है, अगर आपने रिटर्न को लेट फाइल किया है तो उस पर जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है उसको 18% से घटाकर 9% यहाँ पर कर दिया गया है। साथ में आप देखोगे जीएसटी काउंसिल की जो अगली मीटिंग होगी वो कब होगी? जुलाई में होगी। जीएसटी का कलेक्शन अप्रैल में कितना रहा?
43,000 करोड़ यहाँ पर जीएसटी का कलेक्शन यहाँ पर रहा। तो आप देखोगे अभी इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से सभी कारोबारियों को रियायत यहाँ पर दी गई है, ताकि जिन्होंने जीएसटी लेट फाइल किया है उन पर भी एक्स्ट्रा पेनल्टी ना लगे। तो अब आप फटाफट से इस क्वेश्चन को देखोगे, इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फटाफट पहली चीज़ ध्यान रखना, आर्टिकल ध्यान रखना, आर्टिकल आता है आपका 279 आर्टिकल का ए, उसका भी सबसेक्शन ए। तो ध्यान रखना पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। और आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो अमेंडमेंट हुआ था वो कौन सा अमेंडमेंट था? 101 संविधान संशोधन अधिनियम 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ध्यान रखना। और वो बिल कौन सा था? बिल नंबर था 122। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि आर्टिकल कौन सा है? 279 ए, उसका सबसेक्शन 1, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 279 बी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। उसके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन पास किया गया था? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम इसके लिए बना था। दूसरा आप देखोगे, दूसरा बिल्कुल सही है, ये आपका यूनियन और स्टेट पे से रिलेटेड रिकमेंडेशंस देंगे आपको यहाँ पर। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, चेयरमैनशिप कौन करेगा? आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और चौथा बिल्कुल सही है, अभी हाल ही में इसकी 40वीं मीटिंग संपन्न हुई है। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड एंड फोर्थ, डी इज़ द करेक्ट आंसर। डी इज़ इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पर, विच इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लिया गया है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। स्पेशली न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में कौन सा जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसने सबसे पहली अग्रिम भूमिका निभाई है? तो आप देखोगे, विच इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर टू बिकम फुली डिजिटलाइज्ड यूटिलाइजिंग द क्लाउड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आपका बिग डेटा है, आपकी जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, उसको यूज़ करने वाला पहला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने गिवन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन और रेल इंडिया ट्रांसपोर्टेशन एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट स्लाइड में देखकर पता लगा पाएंगे इसका आंसर क्या होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो किसके अंदर आता है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। तो आप देख सकते हो NHAI गोज फुली डिजिटल, पूर्णतया डिजिटल रूप से वर्क करेगा। इसने लॉन्च किया है क्लाउड बेस्ड AI एम्पावर्ड, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्पावर्ड बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। तो आपको ध्यान रखना है, दिस इज़ अवर फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी तरह से AI पर आधारित होकर अपना वर्क करेगा, और दिस इज़ वेरी गुड साइन फॉर अस। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, तो दिस इज़ अवर फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन से सेक्टर के अंदर? कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर। आप देखोगे पूरा का पूरा रोड मेकिंग वाला सारा का सारा काम कौन देखता है? आपका NHAI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन लिया गया है, देखो फर्स्ट हमने क्वेश्चन लिया आपका जीएसटी काउंसिल से, सेकंड हमारा आपका डिजिटलाइजेशन से आ गया, थर्ड क्वेश्चन है आपका योजना से। कंसीडर द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्या पूछा है? कौन सा गलत है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। अबाउट बाल श्रमिक विद्या योजना, तो आप पढ़ेंगे ऑप्शन ए, इट इज़ फॉर चाइल्ड लेबरर्स who are 8 to 18 ईयर्स ओल्ड। ये किसके लिए है? बाल श्रमिकों के लिए है, जिनकी एज कितनी है? 8 से 18 साल की उनकी एज है। सेकेंड, इट्स एम इज़ टू एजुकेट ऑर्फन्स एंड वर्कर्स चिल्ड्रन और चाइल्ड लेबरर्स एंड एंश्योर दियर हेल्दी लाइफ। इसका उद्देश्य क्या है? किसको एजुकेट करना? जो आपके ऑर्फन्स अनाथाश्रम वाले बच्चे हैं, या आपके जो श्रमिकों के बच्चे हैं, या जो छोटे छोटे चाइल्ड लेबरर्स हैं, और उनकी हेल्दी लाइफ के लिए वर्क करना। तीसरा क्या लिखा है? फाइनेंशियल असिस्टेंस कितनी? ₹1000 पर मंथ। किसको? टू बॉयज़, 1200 पर मंथ टू गर्ल्स, एंड चिल्ड्रन वो आर स्टडिंग इन 8th, 9th एंड 10th will be given ₹6000 पर एनम अलॉन्ग विद ए मंथली इंसेंटिव। ये सारी चीज़ें इस योजना के तहत दी जाएगी। एंड लास्ट में लिखा है लॉन्च्ड बाय राजस्थान गवर्नमेंट, ये राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। इन चारों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि गलत कौन सा स्टेटमेंट आपका है। तो आप फटाफट से देख सकते हैं, देखो किसके लिए है? बाल श्रमिकों के लिए। तो पहली चीज़ ध्यान रखना,
ये योजना लॉन्च की गई है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। मतलब कौन सी गवर्नमेंट की है? यूपी गवर्नमेंट की है। कब लॉन्च की गई थी? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर इस योजना की शुरुआत की गई थी, ताकि जो आपके चाइल्ड लेबरर्स हैं उनको एजुकेशन का पर्याप्त प्रबंध यहाँ पर किया जाए। इसके लिए आप देखोगे इसके तहत जितने भी आपके बच्चे हैं उनको स्कूल भेजने के लिए सरकार, मैंने आपको बताया कि 1,000 रुपये प्रति माह है, 1,200 रुपये प्रति माह है। साथ में अलावा अलग से 8th 9th और 10th पास करने वाले छात्रों को 6,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि अलग से दी जाएगी। तो आपको पहली चीज़ तो ध्यान रखनी है, दिस स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय यूपी गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किसके लिए? चाहे चाइल्ड लेबरर्स हो, ठीक है, चाहे आपके जो ऑर्फनेज वाले बच्चे हों, ठीक है, उसके अलावा जो मैंने आपको बताया वर्कर्स, आपके वर्कर्स चिल्ड्रन हो, इन सब लोगों को एजुकेशन में प्रमोट करने के लिए ये योजना लॉन्च की गई है। तो डी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है? यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है। आप देख सकते हो पूरा का पूरा इसमें डिटेल दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको रीड भी कर सकते हो ईजीली। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो योजना है उसके माध्यम से इन बच्चों को क्या किया जाएगा? एम्पावर्ड यहाँ पर किया जाएगा। तो दिस इज बाल श्रमिक विद्या योजना। ठीक है, बाल श्रमिकों को क्या प्रोवाइड करवानी है? एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ेंगे आप स्टेटमेंट 1 क्या लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में हमने क्वेश्चन पूछा है। हम हर टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि एग्जाम में आपको किसी भी टाइप की ऐसा नहीं लगे कि हमने इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व नहीं किया। स्टेटमेंट 1 आपके सामने है। उड़ीसा हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू रिसीव ISO सर्टिफिकेशन फॉर हॉस्टल्स मींट फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली उड़ीसा भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जो हॉस्टल्स किसके लिए बने हुए थे? जो आपके ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, जनजाति छात्रों के लिए जो हॉस्टल्स बने हुए थे उनको ISO सर्टिफिकेशन का टैग यहाँ पर मिल गया है। सेकंड स्टेटमेंट लिखा है, ओडिशा चीफ मिनिस्टर had earlier launched a new scheme, Mission Suvidya, that aimed at ensuring the quality of amenities for scheduled category students। सिंपल सी चीज़ है, ये दोनों स्टेटमेंट किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्पेशली बात कर रहे हैं आपके जो SC और ST, जो आपके शेड्यूल्ड क्लास है और शेड्यूल्ड ट्राइब वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। सेकंड स्टेटमेंट में बात की गई है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी सुविधाएं उनको प्रदान की जाती है उसके बारे में। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। ठीक है, तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा ट्राइबल स्टूडेंट्स की, चाहे एजुकेशन हो चाहे उनका अदर एमिनिटीज़ हो। तो आप यहाँ पर देखोगे जो उड़ीसा अचीव्स एक्सीलेंस इन एजुकेशन ऑफ ट्राइबल चिल्ड्रन। तो आप एग्जांपल दे सकते हो कि उड़ीसा ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है, स्पेशली वो बच्चे जो जनजाति क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं उनकी एजुकेशन को लेकर। तो आप देख सकते हो उड़ीसा बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू गेट ISO सर्टिफिकेशन फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। एंड द सेकेंड वन इज 44 ट्राइबल हॉस्टल्स ऑफ उड़ीसा अवार्डेड ISO 9001/2015 सर्टिफिकेशन। ये बेसिकली नंबर है, आपने देखा होगा, आपने GI टैग का नाम सुना होगा जो मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रोडक्ट्स को मिलता है। वैसे ही ये सर्टिफिकेशन क्या डिनोट करता है? आपका क्वालिटी डिनोट करता है। ठीक है, आप पर जो अगर आपको ये यहाँ पर टैग मिला है, इसका मतलब आपका जो हॉस्टल्स है उनकी क्वालिटी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर एजुकेशन लेवल है, वो काफ़ी अच्छा है। तो ये जो टैग डिनोट करता है वो क्वालिटी यहाँ पर डिनोट करता है। आप देखोगे सर्टिफिकेशन फॉलोज इवोल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। जितने भी आपको स्टैंडर्ड हैं, क्वालिटी, जो जितने भी पैरामीटर्स हैं, उनको ये सब चीज़ें फुलफिल करती है। उसका उदाहरण है आपका ये टैग मिलना। ठीक है, इन फर्स्ट फेज ऑल हॉस्टल्स ऑफ केंदुझार एंड संबलपुर टेकन अप फॉर असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट के लिए यहाँ पर लिया जाएगा। तो दिस इज़ वेरी गुड एफर्ट बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट। तो आप देखोगे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है। आंसर हो जाएगा बोथ आर करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। दूसरी स्कीम यहाँ मिशन सुविद्या आप याद नहीं रख पाओ, बट आपको ये ध्यान रखना है, उड़ीसा का आप एग्जाम्पल दे सकते हो अपने मेंस के आंसर्स में भी। किसके लिए? ट्राइबल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, ठीक है, अब आ जाते हैं अपन वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, द फर्स्ट वर्ल्ड ब्लड डोनर डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन June 14, 2004। इट्स एम
is to spread awareness about the importance of blood donation and its significance for saving lives. सिंपल सी चीज़ है. वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की शुरुआत कब की गई थी? जून 14, 2004 में. इसका उद्देश्य क्या था? लोगों में जागरूकता फैलाना. किसके लिए? ब्लड डोनेट करने के लिए. और किस तरह से ये लोगों की जान बचाने के लिए काफ़ी अहम है. दूसरा स्टेटमेंट, the theme for World Blood Donor Day 2019 has been chosen as, क्या थीम है? सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स. एंड स्लोगन क्या लिखा गया आगे है? गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड ए हेल्दियर प्लेस. ठीक है, आप अपना ब्लड डोनेट कीजिए और वर्ल्ड को एक सुरक्षित और एक स्वस्थ स्टेट के रूप में इसकी कल्पना कीजिए. थर्ड आप देखोगे, आपने नाम सुना होगा कार्ल लैंडस्टीनर का. काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप था उसको डिस्कवर किसने किया था. तो आप देख सकते हो कार्ल लैंडस्टीनर, अ नोबल लॉरेट, who discovered the ABO blood group system, and World Blood Donor Day is celebrated every year on June 14 to honor his memory. इन्हीं की याद में बेसिकली क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे. तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. आप देख रहे होंगे एक क्वेश्चन के अंदर हम अब आप लोगों को कितनी सारी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करते हैं ताकि आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन से घबराएंगे नहीं. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स. ये थीम कब की है? ध्यान रखना है 2020 की थीम है. आपके ऑप्शन में दिया हुआ था 2019, बट ये थीम कब की है? 2020 वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो अभी 14 जून को सेलिब्रेट किया गया, उसकी थीम क्या थी? सेफ ब्लड और सेव्स लाइव्स. ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर जो आपका कोविड-19 पेंडेमिक था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही हमारी ब्लड डोनेशन की. ठीक है, ताकि बेसिकली जो शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है हमारे ब्लड की उसको यहाँ पर हम ओवरकम कर सके. तो आप देखोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट गलत है. उसका रीजन है यहाँ 2019 की जगह क्या आएगा? 2020 यहाँ पर आएगा. इस टाइप के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. एंड थर्ड बिल्कुल सही है, कार्ल लैंडस्टीनर जिन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया, नोबेल प्राइज़ मिला, उन्हीं की याद में हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे. तो आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3. आंसर इज सी. सी आंसर आपका करेक्ट होगा. ठीक है, नेक्स्ट पे अपन बढ़ते हैं अभी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइबर बुलिंग. ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ साइबर बुलिंग. अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा. साइबर बुलिंग का मतलब आप इंटरनेट के माध्यम से या बेसिकली किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी भी वेबसाइट के माध्यम से, जब बेसिकली चाहे फ़ोटोज़ के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, ठीक है, किसी को हर्ट करते हो, कोई भी ऐसी चीज़ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट अपलोड करते हो, तो उससे रिलेटेड जो साइबर बुलिंग होती है तो आपको बताना है व्हाट इज़ साइबर बुलिंग. फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है पोस्टिंग हर्टफुल र्यूमर्स और कमेंट्स ऑन पिक्चर्स एंड वीडियो शेयर्ड बाय अदर्स. अगर किसी ने कोई वीडियो शेयर किया है, किसी ने कोई पिक्चर शेयर किया है, तो आपने देखा होगा ना किसी को हैरेस किया जाता है, अनअप्रोप्रिएट कमेंट वहाँ पर पोस्ट किए जाते हैं. क्या ये साइबर बुलिंग है? स्टेटमेंट 1 बोलता है. स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है? अपलोडिंग एम्बेरेसिंग फोटोग्राफ्स ऑनलाइन विदाउट कंसेंट. बिना परमिशन के ऑनलाइन बेसिकली क्या अपलोड करना? कोई से भी एम्बेरेसिंग फोटोग्राफ्स अपलोड करना किसी भी पर्सन के, किसी भी पर्सनालिटी के. एंड थर्ड क्या है आपका? एक्सक्लूडिंग इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स फ्रॉम ऑनलाइन ग्रुप्स एंड फोरम्स. बेसिकली ये क्या बोलता है? जो भी आपके इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, थोड़ा सा सर्दी है तो थोड़ा सा, एक्सक्लूडिंग इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स फ्रॉम ऑनलाइन ग्रुप्स एंड फोरम्स. ठीक है. एंड फोर्थ वन क्या है? यूजिंग समवंस अकाउंट पासवर्ड एंड सेंडिंग इनअप्रोप्रिएट मैसेज टू हैरेस अदर्स. ऐसा होता है ना कि कभी किसी का पासवर्ड चोरी हो जाता है, उसके पासवर्ड से किसी दूसरों को मैसेज कर दिया जाता है, तो क्या ये साइबर बुलिंग है? आपको बताना है निम्न में से कौन से स्टेटमेंट साइबर बुलिंग को अच्छे से बताते हैं. तो आप देखोगे यहाँ पर ये अभी लेटेस्ट में हमने माई गवर्नमेंट मेरी सरकार से यहाँ पर लिया है, जहाँ पर बात की गई. ये क्यों न्यूज़ में है? इसका रीज़न है, अभी आपने देखा होगा गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है ऑनलाइन लर्निंग को, चाहे छोटे बच्चों से लेकर आपकी यूनिवर्सिटी तक, आपके पीएचडी या आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट तक हम क्या प्रमोट कर रहे हैं? ऑनलाइन लर्निंग. तो ऑनलाइन लर्निंग को सेफ बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए, छोटे बच्चों पर इनका इम्पैक्ट ना आए,
उसके लिए इन्होंने इसको साइबर बुलिंग को पूरी तरह से क्लासीफाई किया है। तो जो चारों स्टेटमेंट मैंने अभी आंसर में बोले थे वो किसके एग्जाम्पल है, आपके साइबर बुलिंग के एग्जाम्पल है। और ध्यान रखना यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है कि जो भी साइबर बुलिंग के केसेस होंगे उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो 112 नंबर पर डायल करके। साथ में एक और चीज़ ध्यान रखोगे, साइबर बुलिंग को एक अपराध की श्रेणी में माना गया है। किस एक्ट के तहत? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत और इंडियन पीनल कोड आईपीसी के तहत बेसिकली ये क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है। तो ये भी ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछ ले साइबर बुलिंग पनिशेबल ऑफेंस है या नहीं है, या अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं आता, आप दो आंसर बताएंगे, आईटी एक्ट 2000 के तहत भी है और इंडियन पीनल कोड के तहत भी है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑल आर करेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने रीज़न बता दिया क्यों ये न्यूज़ में था। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएंगे आप लोग। ये आपके लिए सिंपल क्वेश्चन है, फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आपको बताना है व्हाट इज़ फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, स्टेटमेंट ए है एक्सटर्नल एसेट्स इन फॉर्म ऑफ गोल्ड, जो आपके गोल्ड के फॉर्म में जो आपके पास एसेट्स होते हैं। सेकंड, एक्सटर्नल एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ एसडीआर। एसडीआर का सब लोगों ने नाम सुना होगा, आईएमएफ की पेपर करेंसी भी इसको बोला जाता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ऑफ द आईएमएफ। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। सी क्या है, फॉरेन करेंसी एसेट्स एक्यूमुलेटेड बाय इंडिया, जो भी फॉरेन करेंसी के एसेट्स हैं जो इंडिया ने एक्यूमुलेट किए हैं। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा फॉरेक्स रिजर्व है, एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फॉरेक्स रिजर्व भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, आपने नाम सुना होगा, रेमिटेंस की वजह से भी है, हमारे ऑयल की प्राइसेस की वजह से भी है। तो आप देख सकते हो फॉरेक्स रिजर्व क्या होते हैं, हमारे किस फॉर्म में होते हैं, ये सारे के सारे एक्सटर्नल एसेट्स है, गोल्ड की फॉर्म में हो सकते हैं, एसडीआर की फॉर्म में हो सकते हैं, आपके जो फॉरेन करेंसी एसेट्स है चाहे वो एफडीआई के थ्रू आ रहा हो या हमारी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग्स के थ्रू आ रहा हो, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, आपके फॉरेक्स रिजर्व के अंदर सम्मिलित होते हैं। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ फॉरेक्स रिजर्व के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व भी अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, तो सारे के सारे फॉरेक्स रिजर्व का हमारा ये पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये वाला क्वेश्चन आपका कमेटीज से रिलेटेड है, जो भी कमेटीज हम बनाते हैं। तो आप देखोगे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एन इंटरनल वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस ऑन ऑनरशिप एंड कॉरपोरेट स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। किससे रिलेटेड ये ग्रुप बनाया गया है या कमेटी बनाई गई है? आप देखोगे जो आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो स्ट्रक्चर है, उनकी ऑनरशिप है, उनकी गाइडलाइंस को रिव्यू करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया है। पूछा गया है किसकी अध्यक्षता में बनाया गया है? ऑप्शन है आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीके मोहंती, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर एनएस विश्वनाथन और आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर एमके जैन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो आप देखोगे ये बनाया गया है आरबीआई के जो सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर पीके मोहंती है, उनके द्वारा एक कमेटी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। तो आप देखोगे आरबीआई ने एक 5 मेंबर इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया है, जिसका उद्देश्य है किसको रिव्यू करना जो भी अभी प्रेजेंट ऑनरशिप गाइडलाइंस है और जो कॉरपोरेट स्ट्रक्चर है, किसके लिए? इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए। तो ये ग्रुप बनाया गया है। ये ग्रुप क्या रिव्यू करेगा? जो आपकी प्रेजेंटिंग लाइसेंसिंग गाइडलाइंस है, किस तरह से लाइसेंस मिलता है, रेगुलेटिंग गाइडलाइंस है, किससे रिलेटेड? आपकी ऑनरशिप से रिलेटेड और उनके कंट्रोल से रिलेटेड, उनको रिव्यू किया जाएगा। साथ में उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि किस तरह से बैंक्स अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसको भी यहाँ पर एग्जामिन किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक के स्ट्रक्चर को, उनके ओनरशिप को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो बनाया गया है ग्रुप, उसकी हेड किया है पीके मोहंती, जो आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। ठीक है, सबको क्लियर होना चाहिए। फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है और अभी आपने देखा होगा इंडिया चाइना का जो टसल चल रहा है, ठीक है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमारे चल रहे हैं, वो उसकी रेफरेंस में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा होगा इंडिया ने काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स रशिया से अभी इंपोर्ट करने के लिए अप्लाई किया है। तो आप देखोगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिप्री। सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या फुल फॉर्म है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ अ स्वीडिश थिंक टैंक दैट रिसर्च ऑन कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट्स एंड आर्म्स कंट्रोल ग्लोबली। ये क्या है? थिंक टैंक का मतलब जैसे हमारा नीति आयोग कोई थिंक टैंक होता है, तो यहाँ पर सिंपल स्टेटमेंट लिखा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? चाइना एंड पाकिस्तान हैव लेस न्यूक्लियर वॉरहेड्स एज कम्पेयर टू इंडिया अकॉर्डिंग टू सिप्री ईयर बुक 2020। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? सिप्री। तो जो अभी सिप्री ने ईयर बुक निकाली है 2020 की, इसके अकॉर्डिंग चाइना और पाकिस्तान के पास भारत से कम क्या है? परमाणु हथियार है।
थर्ड क्या लिखा है, चाइनाज पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ इट्स न्यूक्लियर वेपन्स हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स विद द फील्डिंग ऑफ न्यू वेपन सिस्टम अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार अभी जो चाइना की ग्रोथ रेट है किसमें, परमाणु हथियारों को लेकर, अभी हाल ही के कुछ वर्षों में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पर देखा गया है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिप्री की रिपोर्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है उससे भी रिलेटेड है। डिफेंस का एक्सपेंडिचर है, मैंने आपको बताया था, आपका यूएसए और चाइना के बाद भारत तीसरे नंबर पर आता है जो डिफेंस के मामले में सबसे ज़्यादा खर्चा करता है। वो भी किसके अकॉर्डिंग था, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग था। तो आप देखोगे इस ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ में आप देखोगे तो आपको पता लगेगा सिप्री की जो 2020 की ईयर बुक है उसने बताया है सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है वो किसके पास है, सबसे ज़्यादा रशिया के पास है, सेकंड नंबर पर आपका यूनाइटेड स्टेट्स है, थर्ड पर आपका चाइना है, देन फ्रांस है, देन यूके है, और देखोगे देन पाकिस्तान है। तो आप देखोगे पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार है। ध्यान से सुनना, चाइना के पास तो है ही, चाइना भारत से भी ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार किसके पास है, पाकिस्तान के पास है। तो अभी जो मैंने आपको सेकंड स्टेटमेंट बताया था वो गलत है। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, चाइना एंड पाकिस्तान हैव मोर न्यूक्लियर वॉरहेड्स एज कम्पेयर टू इंडिया एज पर द सिप्री ईयर बुक 2020। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये क्या है, एक थिंक टैंक है जो अपनी रिसर्च करता है और रिसर्च को बेसिकली क्या करता है, इंटरनेशनल या बेसिकली जो आपके काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ होती है उनको अपना डेटा यहाँ पर बताता है। किससे रिलेटेड, जो भी आपके न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं या जो भी आपके आर्म्स होते हैं उनसे रिलेटेड डेटा ये पब्लिश करता है, जैसे मैंने आपको डिफेंस के सेक्टर में बताया। और थर्ड बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3, सी इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड क्यों गलत है, क्योंकि बेसिकली इन दोनों के पास भारत से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ सिप्री। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वू बिकम्स फर्स्ट ऑब्जर्वेंट सिख टू ग्रेजुएट फ्रॉम यूएस मिलिट्री एकेडमी एट वेस्ट पॉइंट। ध्यान रखना, हु बिकम्स, कौन सी ऐसी, और ध्यान रखना ये एक महिला है, ठीक है, कौन सी ऐसी पहली सिख महिला है जिसने यूएस मिलिट्री एकेडमी जो कि वेस्ट पॉइंट पर है वहाँ से ग्रेजुएशन प्राप्त की है। सिखों का ये पहला रिप्रेजेंटेशन है या पहली महिला है जिसने बेसिकली इस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन प्राप्त किया है। आप देख सकते हो, दिस इज़ द लेडी। ठीक है, तो बेसिकली सिखों का, और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखोगे, जो ये लेडी है ये भारतीय मूल की है। भारतीय मूल की मतलब इसका जन्म भारत में नहीं हुआ, इसके दादा भारतीय आर्मी के अंदर बेसिकली कार्यरत थे, और बेसिकली इसका जन्म तो अमेरिका में हुआ था, बट इसका जो पूरा का पूरा स्कूलिंग एंड पूरा का पूरा करिकुलम था वो जॉर्जिया के अंदर हुआ था। देन बेसिकली अभी इसने जो यूएसए की जो कौन सी मिलिट्री है, यूएसए मिलिट्री एकेडमी है, वहाँ से ग्रेजुएशन प्राप्त किया है, और ऐसे ही करने वाली पहली सिख महिला है। नाम है अनमोल नारंग। ठीक है, नाम क्या है, अनमोल नारंग। तो भारत के लिए भी ये प्राउड मूवमेंट है, प्लस बेसिकली सिख कम्युनिटी के लिए भी काफ़ी प्राउड मूवमेंट है कि अमेरिकन मिलिट्री के अंदर बेसिकली इतना जो ग्रेजुएशन यहाँ से उन्होंने प्राप्त की है, स्पेशली इस पर्टिकुलर एकेडमी से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आपसे इस पर्सनालिटी के बारे में। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज़ रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है, अभी जैसे आपने देखा होगा कई सारे स्टेट्स के अंदर जो आपके राज्यसभा के पोल्स हैं, ठीक है, आपके स्टेट के असेंबली के पोल्स हैं जो संपन्न हुए हैं, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ। सब लोगों ने नाम सुना होगा एंटी डिफेक्शन लॉ का, सब लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा भी होगा। अब सिंपल सा आपको अपनी नॉलेज को याद करना है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ बेस्ड ऑन द 10th schedule was inserted in the constitution in 1985 by the 52nd amendment act। यह हमारा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा कौन से शेड्यूल में, संविधान की 10वीं सूची में इसको शामिल किया गया था। एंड सेकंड स्टेटमेंट, आया राम गया राम वॉज ए पॉपुलर फ्रेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। एक फ्रेज यहाँ पर यूज़ की जाती है, आया राम गया राम, किसके रेफरेंस में, इस लॉ के रेफरेंस में। एंड सी इज द लेजिस्लेटर्स में बी disqualified on the grounds of defection by the presiding officer of a legislature based on a petition by any other member of the house। ठीक है, तो बेसिकली उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है, किसके द्वारा, जो आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उस सदन का। ठीक है, जैसे आपका जो भी आपका सदन है, चाहे आपका लोकसभा हुआ चाहे आपका कोई राज्यसभा हुआ, उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, और वो पिटीशन किसी भी मेंबर के द्वारा फाइल की जा सकती है। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द लॉ अप्लाइज ओनली इन द पार्लियामेंट। ये कानून सिर्फ कहाँ पर लागू होगा, संसद में लागू होगा, राज्य विधानसभाओं में लागू नहीं होगा। तो आपको बताना है
तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो मैंने आपको बताया 52nd अमेंडमेंट से 1985 के अंदर ये आया था बेसिकली। इसमें अगर आप देखोगे, आपने देखा होगा, अगर सोचो पर्टिकुलर किसी कैंडिडेट ने बीजेपी के टिकट पे इलेक्शन जीता है एंड इलेक्शन जीतने के बाद वो अपनी पार्टी छोड़ देता है और किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाता है, तो बेसिकली उस पर एंटी डिफेक्शन लगाया जा सकता है और उसकी सदस्यता निरस्त की जा सकती है। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं या जिसमें हम बोलते हैं, दो चीज़ें होती है, स्प्लिट और मर्जर वाला केस, ठीक है, तो उसके बारे में आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू लॉ इफ़ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ध्यान रखना दोनों के लिए है, चाहे वो संसद का मेंबर हो चाहे आपकी राज्यों की विधानसभाओं का मेंबर हो, दोनों के लिए कंडीशन सेम अप्लाई होगी। तो आपका आंसर तो वैसे ही हो गया, डी आंसर होगा, क्योंकि ओनली पार्लियामेंट के लिए नहीं है, दोनों के लिए है, ठीक है। तो आंसर तो सब लोगों का हो गया, ठीक है। अब आप देखोगे इसमें गिव्स अप इस मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, दो चीज़ें होती है, पहली चीज़ तो अगर वो उस पार्टी की डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता है, दूसरी चीज़ वो पार्टी की अपनी मेंबरशिप को त्याग देता है। इन दोनों केसों में उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, उसकी सदस्यता निरस्त की जा सकती है। सोचो कोई बीजेपी से विधायक है, वो बीजेपी की सदस्यता छोड़कर किसी दूसरी पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर लेता है, या बेसिकली बीजेपी ने जिसको वोट करने के लिए बोला है वो उसको वहाँ पर वोट नहीं करता, ठीक है, उस केस में भी यहाँ पर उसकी सदस्यता निरस्त की जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर ये आप ध्यान रखेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ। अभी आपके राज्यसभा इलेक्शन से भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं, जो मैंने नोटा का क्वेश्चन पूछा था उससे भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट की फॉर्म में है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था, अभी आपने देखा होगा रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि आपका जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट नहीं है मतलब आर्टिकल 32 के तहत आप बेसिकली वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 32 क्या बोलता है, डायरेक्टली आप जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो आप देखोगे स्टेटमेंट 1, द सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल्सो फॉर एन ऑर्डिनरी लीगल राइट। जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है वो आपका मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए या किसी भी सामान्य विधिक अधिकार के उल्लंघन के लिए रिट जारी कर सकता है। स्टेटमेंट 2 क्या लिखा हुआ है, अ हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एक हाई कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के प्रवर्तन के लिए ही आपका क्या जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। तो आपको बताना है विच वन इज़ ट्रू, ठीक है। आपके सामने चारों ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सत्य है। तो आप यहाँ पर देखोगे ये दोनों स्टेटमेंट को अगर आप उल्टा कर दो, अगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट की जगह आप क्या लिख दो, हाई कोर्ट, और यहाँ पर हाई कोर्ट की जगह आप क्या लिख दो, सुप्रीम कोर्ट, तो आपको थोड़ा दिमाग चल रहा होगा कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। मतलब आपका आंसर क्या है, नन ऑफ दीज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आर्टिकल 32 के तहत सिर्फ किसके लिए रिट जारी कर सकता है, फंडामेंटल राइट के लिए, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ साथ जो आपके अन्य विधिक अधिकार है, अन्य लीगल राइट है, उसके लिए भी रिट जारी कर सकता है। आप देख सकते हो जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला था कि जो रिजर्वेशन है जो मिलता है कम्युनिटीज़ को वो फंडामेंटल राइट नहीं है। ये तमिलनाडु की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया दिस इज़ नॉट फंडामेंटल राइट, मतलब आर्टिकल 32 के तहत आप यहाँ पर नहीं आ सकते। ये आप सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देयर आर 3 नेचुरल स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। दिस इज अवर स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, द फिफ्थ स्टेट इज द फिफ्थ स्टेट इज द मैन मेड बोस आइंस्टीन, ठीक है। फिफ्थ स्टेट आपकी क्या है, मैन मेड बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट वाली जो स्टेट है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल आप इसको ट्रेक कर सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारी जो नेचुरली 4 स्टेट्स होती है मैटर की, ध्यान रखना कितनी स्टेट होती है, आपकी सॉलिड होगी, आपकी लिक्विड होगी, आपकी गैस होगी और आपका प्लाज्मा होगा। ध्यान रखना जनरली आपकी 4 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज और प्लाज्मा। जो आपकी फिफ्थ स्टेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और इससे रिलेटेड आपने देखा होगा यूपीएससी और आरपीएससी दोनों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूपीएससी से तो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आपको बताना था ये क्या है, जो कि आपकी क्या है, फिफ्थ स्टेट ऑफ द मैटर है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। 5 स्टेजेस ऑफ मैटर के बारे में आपके सिलेबस में डायरेक्टली है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वाला प्रोसेस, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला गलत है एंड दूसरा सही है। स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। आपको यहाँ पर आंसर भी गिवन है, दिस इज आंसर बी, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप।
ठीक है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में आपको देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस स्टेट ऑफ मैटर इज अ न्यू एडिशन टू द क्रू, इट ऑल स्टार्ट्स व्हेन द एटम्स स्टार्ट टू गेट कोल्ड एंड रियली कोल्ड, एंड व्हेन द एटम्स गेट कोल्ड दे गेट क्लोजर एंड बिगन टू क्लम्प अप, एक साथ क्लम्प होने लगते हैं, एंड व्हेन द एटम्स क्लम्प अप दे बिकम्स वन बिग ग्लोब एंड दैट ऑल लुक द सेम। इस टाइप से आपकी ये मैटर की फिफ्थ स्टेट होती है, दैट इज द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इक्वेशन। भी आपने यहाँ पर सुना होगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इक्वेशन, वो भी आप यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। दिस इज द। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में भी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस में आंसर मिल रहे हैं, इट्स वेरी गुड फॉर यू। देखो, इंडिया इज विटनेस्ड डिक्रीज इन द लेवल ऑफ डेजर्टिफिकेशन इन 26 ऑफ 29 स्टेट्स बिटवीन 2003 से 5 एंड 2011 से 13 अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट फिगर। सिंपल सी चीज़ है, बोला गया है डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मरुस्थलीकरण, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। तो इसमें बताया है कि भारत के जो 29 स्टेट में से 26 स्टेट्स के अंदर मरुस्थलीकरण में कमी देखी गई है। किसने बोला है ये, जो स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट ने यहाँ पर रिपोर्ट दी है उसने बोला है। सेकंड क्या बोला गया है, मोर देन 80% ऑफ कंट्रीज डिग्रेडेड लैंड लाइज इन 9 स्टेट्स, ठीक है, लाइज इन 9 स्टेट्स। कितनी, लगभग जो हमारी कंट्री की 80% जो डिग्रेडेड लैंड है, जो लैंड खराब होती जा रही है, वो कहाँ पर लाई करती है, 9 राज्यों के अंदर। एंड थर्ड क्या दिया गया है, टॉप 3 स्टेट्स विद हाईएस्ट एरिया अंडर डेजर्टिफिकेशन, वो 3 राज्य, वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा मरुस्थलीकरण देखा गया है। यहाँ पर लिखा गया जैसलमेर जो आपका राजस्थान में है, लाहौल एंड स्पीति जो आपका हिमाचल में है, और कारगिल आपका जम्मू एंड कश्मीर में। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अब नीचे आप आंसर देखकर भी यहाँ पर गलत करेंगे, क्योंकि मैंने आंसर लिखाने के साथ साथ यहाँ पर कुछ चेंजेस यहाँ पर कर दिए हैं, तो डेफिनेटली आपको आंसर से कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो देख सकते हो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फूड, फीड और फाइबर के बारे में। तो आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस का मिशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, UNCCD, आपने नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन वाला ये मिशन है। आप देख सकते हो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है वो चाहता है मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकना, उसके लिए मिशन बनाया गया है। तो आप देखोगे डेजर्टिफिकेशन एंड रोड डे 2020 जो कब मनाया गया था, जून 17 को मनाया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इसका जो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ डिक्रीज नहीं आएगा, इंक्रीज आएगा। मरुस्थलीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था नीचे का ऑप्शन हेल्प नहीं करने वाला, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, और तीसरा भी आपका बिल्कुल सही। आंसर हो जाएगा आपका बी, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है, इंडिया हैज़ विटनेस्ड इंक्रीज, ठीक है। ध्यान रखना, भारत में मरुस्थलीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है। और दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि भारत के अंदर जो 80% जो लैंड लगातार डिग्रेड होती जा रही है, या लैंड लगातार जो जिसकी उपजाऊ क्षमता लगातार कम होती जा रही है, वो कितने स्टेट्स में लाई करती है, 9 स्टेट में, और 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेजर्टिफिकेशन है, आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाइए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, जहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, डिसेबल्ड पर्सन्स के बारे में, दिव्यांग लोगों के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द असिस्टेंट टू डिसेबल्ड पर्सन्स परचेजिंग फिटिंग ऑफ एड्स अप्लायंसेज स्कीम, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, तो आपको बताना है। 3 स्टेटमेंट है, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, आपकी जो सामाजिक न्याय एंड उत्थान मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। Second, its aim is to assist the needy disabled person in procuring appliances that reduce the effects of disabilities and enhance their economic potential. And the third one is recently first ever distribution of assistive aids and devices to दिव्यांगजन। आजकल उनको क्या नहीं बोला जाता, डिसेबल्ड की जगह क्या यूज़ करते हैं, दिव्यांग, थ्रू वर्चुअल प्लेटफॉर्म अंडर ADIP स्कीम। तो आप देख सकते हो, दिस इज ADIP स्कीम। सिंपल सा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है जो भी आपके डिसेबल्ड पर्सन है
उनको बेसिकली वो ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड करना ताकि अपनी जो डिजेबिलिटी है, अपनी दिव्यांगता है, उसको वो ओवरकम कर सके और उनको सहायता मिल सके। तो आप अप्लाइंसेस का मतलब जैसे आपने देखा होगा, कोई अगर किसी को डीफनेस की प्रॉब्लम है तो आप उसको कुछ इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करो ताकि उससे उसको ईजी वहाँ पर हो सके। तो इस टाइप की सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री आपकी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई जाती है। तो आप देखोगे यहाँ पर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, सेकंड भी बिल्कुल करेक्ट है एंड थर्ड भी बिल्कुल करेक्ट है। आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट, ठीक है। तो दिस इज द स्कीम असिस्टेंट टू डिजेबल्ड पर्सन्स। क्या स्कीम का नाम है? असिस्टेंट टू डिजेबल्ड पर्सन, ये स्कीम है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबको एम इसका समझ में आना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट अवर 15 क्वेश्चंस। आई होप आप सब लोगों को पूरा का पूरा जो करंट है यहाँ पर समअप हुआ होगा। सेकंड पार्ट हम इसका कल रिलीज़ कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी